साल था 2018, तारीख थी 1 जुलाई। दिल्ली के क्राइम हिस्ट्री में ये दिन काला दिन बन के दर्ज हुआ। इस दिन दिल्ली वालों को बुरारी कांड की खबर सुन के रूह कांप गई। एक आम परिवार, चुंडावत परिवार, अपने ही घर में मरा हुआ पाया गया। हालात बहुत अजीब थे। बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान थे। 11 जानें चली गईं, सवालों का अंबार लग गया। पूरा शहर सदमे में था। पूरे देश में हलचल मच गई। एक पूरा परिवार ऐसे कैसे मर सकता है? अफवाहों का बाजार गर्म था। ये खौफनाक मैस मर्डर था या सोची समझी मैस सुइसाइड? जैसे जैसे सदमा कम हुआ, जवाब ढूंढने की कोशिशें शुरू हुईं। ये केस महीनों तक लोगों के जहन में रहा। बुरारी कांड सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक रहस्य था। इंसानी दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी का सबूत था। इस केस ने फेथ, फैमिली, मेंटल हेल्थ और पागलपन पर सवाल खड़े कर दिए। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स चुंडावत परिवार की जिंदगी में झांके, उन्हें एक अजीब कहानी मिली। भ्रम, अंधविश्वास और एक पहले से लिखी हुई ट्रेजेडी की कहानी। उस भयानक दिन संतनगर में चुंडावत परिवार का घर एक डरावनी जगह बन गया। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। एक पड़ोसी ने सबसे पहले कुछ गड़बड़ देखा। परिवार की ग्रोसरी स्टोर, जो सुबह 6 बजे खुलती थी, बंद थी। कोई भी परिवार का सदस्य दिखाई नहीं दे रहा था। घर में घुसते ही पुलिस के सामने एक खौफनाक मंजर था। आंगन में लोहे की ग्रिल से 10 लाशें लटकी हुई थीं, आंखों पर पट्टी बंधी थी, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और हाथ पैर बंधे हुए थे। मरने वालों में घर के मुखिया की पत्नी, उनके 2 बेटे, उनकी पत्नियां और 5 बच्चे शामिल थे। परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला 70 साल की नारायण देवी दूसरे कमरे में मृत पाई गईं। उनके शरीर पर गला घोंटने के निशान थे। ये मंजर देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। जिस तरह से लाशें रखी गई थीं, मौत का एक जैसा तरीका और किसी भी स्ट्रगल के निशान न होना, ये सब एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। घर का हर कोना डरावना लग रहा था। दीवार से निकले 11 पाइप्स और भी डरावने लग रहे थे। जितनी जानें गईं, उतने ही पाइप्स। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पाइप्स हाल ही में लगवाए गए थे और इनके बारे में कई अटकलें लगाई जा रही थीं। क्या ये सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक था या किसी खौफनाक रिचुअल का क्लू? कभी परिवार और खुशियों का घर अब एक खौफनाक क्राइम सीन बन गया था। सिर्फ इन्वेस्टिगेटर्स की आवाजें और कैमरास की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। चुंडावत परिवार एक आम मिडिल क्लास परिवार था। वो 1980 के आखिर में हरियाणा के टोहाना से दिल्ली आए थे। परिवार के मुखिया भोपाल सिंह ने एक कामयाब प्लाईवुड का बिजनेस शुरू किया, जिससे उनके परिवार को अच्छी जिंदगी मिली। 2007 में उनकी मौत के बाद उनके बड़े बेटे ललित ने फैमिली बिजनेस संभाला और परिवार के मुखिया बन गए। परिवार अपने 2 मंजिला घर के नीचे ग्रोसरी स्टोर चलाता था और अपने अच्छे व्यवहार और मेहनत के लिए जाने जाते थे। वो बहुत रिलीजियस थे, अक्सर मंदिर जाते थे और रिलीजियस सेरेमोनीज में हिस्सा लेते थे। पड़ोसी अक्सर उन्हें स्पिरिचुअल बातों पर डिस्कस करते हुए देखते थे। खास तौर पर ललित बहुत रिलीजियस थे। वो शराब नहीं पीते थे, वेजिटेरियन थे और सख्त थे। सब उनका आदर करते थे। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट के बाद उन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ था, जिसके बाद वो कुछ समय के लिए बोल नहीं पाए थे। उनके ठीक होने को डिवाइन इंटरवेंशन माना गया, जिससे उनका फेथ और मजबूत हो गया। ललित की नीस प्रियंका की शादी उसी साल होने वाली थी और परिवार तैयारियों में लगा हुआ था। वो एक खुशमिजाज लड़की थी, सब उसे प्यार करते थे। उसकी शादी का सबको इंतजार था। बाहर से देखने पर चुंडावत परिवार एक नॉर्मल परिवार था, प्यार, फेथ और सपनों से बंधा हुआ। लेकिन इस नॉर्मलसी के पीछे एक अंधेरा था, एक ऐसा भ्रम जो उनकी ट्रैजिक एंड का कारण बना। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स सबूत इकट्ठा कर रहे थे, उन्हें एक अहम चीज मिली। 11 सालों तक लिखी गईं 11 डायरीज। ये डायरीज ज्यादातर ललित ने लिखी थीं, लेकिन बाकी परिवार के सदस्यों ने भी कुछ लिखा था। इन डायरीज में अंधविश्वास, भ्रम और मौत के बाद की जिंदगी का जिक्र था। डायरीज में बड़ तपस्या, बरगद के पेड़ की पूजा का जिक्र था, जिससे परिवार को मोक्ष मिलने वाला था। ललित को लगता था कि वो अपने मरे हुए पिता की आत्मा से बात कर रहा है और उसने इस रिचुअल के इंस्ट्रक्शंस लिखे थे। ये इंस्ट्रक्शंस अजीब और इलॉजिकल थे। परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी, खाने पीने से लेकर एक दूसरे से बातचीत तक,
सब कुछ इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलता था। डायरीज से पता चलता है कि धीरे धीरे सब पागलपन में डूबते जा रहे थे। ललित की राइटिंग से लगता है कि उसे विश्वास था कि उसके पिता की आत्मा उसे रास्ता दिखा रही है और परिवार को स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की ओर ले जा रही है। उसने अपने मरे हुए पिता से बातचीत लिखी थी और दावा किया था कि उसे समस्याओं से निपटने और मोक्ष पाने के इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। शेयर्ड साइकोसिस या फोलिया ड्यू इस ट्रेजेडी का एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ये एक रेयर साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें एक इंसान का भ्रम दूसरों में फैल जाता है, खासकर क्लोज नेट ग्रुप में। इस केस में ललित का भ्रम उसके रिलीजियस बिलीफ्स और परिवार में उसकी अथॉरिटी की वजह से बाकी सदस्यों में भी फैल गया और उनकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बना। इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले। आखिर ललित को भ्रम कैसे हुआ? बाकी परिवार वाले इन अजीब रिचुअल्स में कैसे शामिल हो गए? और परिवार के बाहर किसी को वार्निंग साइंस क्यों नहीं दिखे? ये सवाल इस ट्रैजिक स्टोरी को और भी रहस्यमय बना देते हैं। जवाब न मिलने से बुरारी कांड और भी रहस्यमय बन गया और इसे रीसेंट हिस्ट्री के सबसे परप्लेक्सिंग केसेस में से एक बना दिया। बुरारी कांड को समझने के लिए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। भारत में जहां स्पिरिचुअलिटी और सुपरस्टिशन अक्सर मिल जाते हैं, फेथ और डिल्यूजन के बीच का फर्क कभी कभी धुंधला हो जाता है। रिलीजियस बिलीफ्स का रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर होता है और कभी कभी ये एक्सट्रीम बिहेवियर्स का कारण बन सकता है। बुरारी परिवार के केस में उनका अटूट फेथ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का कल्चरल एक्सेप्टेंस उनकी ट्रैजिक एंड में एक अहम रोल निभा सकता है। ये घटना अंधविश्वास के खतरों और ऐसी ट्रेजेडीज को रोकने के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की जरूरत को दिखाती है। बुरारी कांड हालांकि बहुत दुखद है, लेकिन ये हमें इंसानी बिलीफ्स की कॉम्प्लेक्सिटी और डिवोशन और डिल्यूजन के बीच के पैटर्न फर्क के बारे में एक जरूरी सबक देता है।